चलो हम स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के बारे में हमने डिस्कस किया था। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ए कास्ट आयरन इज अबाउट 2% to 6.67%. That is the percentage in a cast iron. After that, we studied the different type of a cast iron. The first type is a gray cast iron. The last lecture. Okay. Gray cast iron is formed when you take the higher percentage of carbon with the slow cooling during the solidification. Gray cast iron कब बनता है? जब कार्बन परसेंटेज हायर साइड रखी जाती है, जो रेंज है कास्ट आयरन की, और साथ में जो कूलिंग रेट है फ्रॉम लिक्विड टू सोल्डिफिकेशन, दैट इज एक्सट्रीमली स्लो। ठीक है, ड्यू टू दिस extreme slow cooling, carbon atom is diffused near the grain boundaries and collected as a free carbon or called as a graphite. And due to this free carbon, the color of a cast iron is visible like a gray. तो कलर दिखाई देता है वो ग्रे कलर दिखाई देता है। ठीक है, जब हम फ्रैक्चर करते हैं मटेरियल को तो ग्रे कास्ट आयरन बोलते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। The next is your white cast iron. This white cast iron is called a white because when you fractured the material, the surface of material is white in color. जो ग्रे कलर था ग्रे कास्ट आयरन के अंदर, that is vanished. वो खत्म हो जाता है व्हाइट कास्ट आयरन के अंदर, वो नजर नहीं आता, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? व्हाइट कास्ट आयरन। ऐसा क्यों हुआ? This white cast iron is formed when you maintain the higher side of a carbon, that is from 4 to 6.67% of a carbon with a higher rate of cooling. जो कूलिंग रेट है फ्रॉम लिक्विड टू सोल्डिफिकेशन, वो हाई रखना है। तेजी से हमें क्या करना है? सोल्डिफाई करना है। ठीक है, टेम्परेचर फ्रॉम द लिक्विड मेटल टू रूम टेम्परेचर, ठीक है, इज ड्रॉपिंग वेरी फास्ट। वो तेजी से टेम्परेचर क्या होगा? ड्रॉप होगा। ठीक है, यदि टेम्परेचर तेजी से ड्रॉप होगा तो व्हाट विल बी हैपन? मैं ये जो लाइन ड्रॉप करता हूं आपको दिखाई देती है नहीं देती? हेलो, हाँ, ये जो कलर लेकर मैं बनाता हूँ विजिबल है ना? ओके, तो दिस इज योर मटेरियल एंड दिस इज योर ग्रेन बाउंड्री। आपकी ग्रेन बाउंड्री है। When the cooling rate is very fast, there is no time to the carbon to diffuse. Diffuse means movement in a large quantity. Diffusion word हम केमिकल उसमें केमिस्ट्री में करते हैं, और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? तो लार्ज क्वांटिटी में एटम्स मूवमेंट करते हैं इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज नॉन डिफ्यूजन। ठीक है, तो जो कार्बन एटम्स, तो किसी भी यूनिट सेल्स के अंदर एक ही कार्बन आ सकता है, और यहाँ पर कार्बन की क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब सभी कार्बन तो यूनिट सेल्स के अंदर आ नहीं सकते, तो एक्स्ट्रा जो कार्बन हैं दे विल ट्राई टू रीच एट द ग्रेन बाउंड्रीज। लेकिन कूलिंग रेट इज वेरी फास्ट, कूलिंग रेट बहुत ज्यादा फास्ट है, उसकी वजह से क्या होगा? इट विल स्टक बिटवीन द यूनिट सेल्स, ये बीच में यही स्टक हो जाएगा। इट कैन नॉट रीच, ठीक है, अप टू द ग्रेन बाउंड्रीज। ग्रेन बाउंड्री से पहले पहुंचने से पहले ही द मटेरियल्स रीच एट ए रूम टेम्परेचर। मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो कहां पहुंच जाता है? रूम टेम्परेचर पहुंच जाता है। किसी भी एटम्स को डिफ्यूज करने के लिए फ्रॉम वन लोकेशन टू सेकंड लोकेशन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। उसको एक एनर्जी चाहिए, लेकिन तेजी से टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से उसको एनर्जी उसके कार्बन एटम के पास रहती नहीं, और वो क्या कर नहीं पाता? ग्रेन बाउंड्रीज तक पहुंच नहीं पाता। और ठीक है, और वहां बीच में जहां पर वो स्टक हो गया है, आफ्टर दैट दिस कार्बन इज कंबाइंड टू द आयरन एंड मेक द आयरन कार्बाइड, आल्सो नोन एज सीमेंटाइट। तो व्हाइट कास्ट आयरन के अंदर हम क्या करते हैं? लिक्विड कास्ट रैपिडली कूल्ड, ठीक है, जो मटेरियल है उसको तेजी से ठंडा करते हैं। कार्बन इज इन द कंबाइंड फॉर्म, जो मैक्सिमम कार्बन क्वांटिटी है दैट इज अवेलेबल इन कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म में मिलती है।
or that combined form is known as the cementite, iron carbide. So white color after fracture, and this cementite is a extremely hard microstructure after the martensite. ठीक है, आगे डिफरेंट माइक्रोस्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सीमेंटाइट है वो मार्टेनसाइट के बाद सेकंड हार्डेस्ट माइक्रोस्ट्रक्चर है स्टील के अंदर, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मशीन। ठीक है, हार्डनेस बढ़ने की वजह से क्या होता है, कटिंग करना काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, बट यू कैन यूटिलाइज दिस हार्डनेस for the making the component of a machine which going to slide to other part। अब मशीन के ऐसे कंपोनेंट बनाने के लिए यूज होते हैं जो जनरली दूसरे कंपोनेंट्स के साथ लगातार क्या चलती रहती है, स्लाइडिंग चलती रहती है। जैसे क्रेन का ये बकेट्स दिखाया गया है, तो ये जो आपके जो ये लगे हुए हैं आगे हुक टाइप में, ठीक है, दैट इज नोन वियर प्लेट्स, तो वियर प्लेट बोलते हैं। ठीक है, क्रेन्स के जो बकेट उसके आगे लगे होते हैं। तो जैसे ही कोई भी आपकी सैंड है, स्टोन्स हैं, जब कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ठीक है दे परमानेंट, ठीक है, जो स्लाइडिंग हो रही है, जो वेयरिंग एंड टेयरिंग हो रही है टू द बकेट। ठीक है, बकेट को बचाते हैं, ये जो बकेट का एज है उसको वेयरिंग एंड टेयरिंग से बचाते हैं। दैट इज एक्सट्रीमली हार्ड। ठीक है, ये हार्ड मटेरियल्स है। इसका मतलब क्या है, ये जो वियर प्लेट्स हैं किसकी बनी हुई है, व्हाइट कास्ट आयरन की बनी हुई है। और ड्यू टू व्हाइट कास्ट आयरन इन क्रबिंग वेयरिंग एंड टेयरिंग क्या होगी, काफी स्लो होगी एज कंपेयर टू द स्टील। बकेट स्टील की बनी हुई है, बकेट किसकी बनी हुई है, स्टील की। वो मीडियम कार्बन स्टील हो सकता है, हाई कार्बन स्टील हो सकता है, लेकिन खाली दिस प्लेट्स, ये जो आपको प्लेट दिखाई दे रही है, इन प्लेट्स को किससे बनाया गया है, व्हाइट कास्ट आयरन से बनाया गया है, एंड दैट इज नोन एज ए वियर प्लेट। ठीक है, इसको वियर प्लेट बोलते हैं। दैट इज अ क्रशिंग रोलर। क्रशिंग रोलर्स हैं, किसी भी मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, इसके अंदर पास करते हैं, वो क्रश हो जाता है, उसको फ्रैक्चर कर देता है। लेकिन जब ये उसको क्रश करेगा, मटेरियल के साथ क्या होगी, स्लाइडिंग होगी। ठीक है, मटेरियल के साथ क्या करेगा, स्लाइड करेगा, स्लाइड की वजह से टेयरिंग एंड वेयरिंग के चांसेस हैं। तो जो रोलर्स हैं उनको टेयरिंग एंड वेयरिंग से बचाने के लिए उसकी हार्डनेस में ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, रोलर को किससे बना लेते हैं, व्हाइट कास्ट आयरन। सिमिलरली हैमर मिल्स, ठीक है, हैमर मिल्स में क्या होता है, इस डिस्क इज रोटेटिंग और ये जो ब्लेड्स लगी हुई है, ब्लेड ही खाली ओनली दिस ब्लेड्स आर मेड फ्रॉम द व्हाइट कास्ट आयरन। इन ब्लेड्स को व्हाइट कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ठीक है, तो जब ब्लेड्स दिस आर फॉर एग्जांपल स्टोन्स एंड वी वांट टू क्रश दिस स्टोन्स, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दिस ब्लेड्स थ्रो दिस स्टोन विद द वेरी हाई स्पीड। ठीक है, एंड ड्यू टू द इम्पैक्ट एंड दैट इज स्लाइड विद द वॉल, इस वॉल के स्लाइड करता है, एंड ड्यू टू द हिटिंग दिस स्टोन इज गोइंग टू क्रश। ये स्टोन क्या होता है, टूट जाता है। ये ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं, उनको फ्रैक्चर करने के लिए, उनको फाइन पार्ट में डिवाइड करने के लिए वी आर यूजिंग हैमर मिल्स, हम हैमर मिल्स यूज करते हैं। तो इस सच टाइप ऑफ ए कंपोनेंट्स जहां पर हार्डनेस ही सबसे मेन क्राइटेरिया है, द व्हाइट कास्ट आयरन आर यूज्ड। वही हम क्या करते हैं, व्हाइट कास्ट आयरन को यूज करते हैं, क्योंकि द हार्डनेस इज एक्सट्रीमली इज मोर देन द हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील से भी ज्यादा इसकी हार्डनेस है। दैट इज द its advantage, and what is the limitation of this white cast iron, that is brittle in nature। ठीक है, आप इसको डिफॉर्म करके कंपोनेंट बनाना इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इसको डिफॉर्म करके कंपोनेंट नहीं बनाए जा सकते व्हाइट कास्ट आयरन। तो कंपोनेंट बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, जनरली फ्रॉम द कास्टिंग, कास्टिंग से बनाए जाते हैं। तो दैट इज व्हाइट कास्ट आयरन। इज इट क्लियर? Now go to the next slide, malleable cast iron। In malleable cast iron, the white cast iron is going to heat it again more than 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हम क्या करते हैं, पहले व्हाइट कास्ट आयरन में जो बना हुआ है उसको दोबारा से हीटिंग करना शुरू करते हैं और 900 डिग्री की से ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, एंड इट होल्ड एंड द कूलिंग होल्ड फॉर सम टाइम एंड देन कूल्ड वेरी स्लोली। अब कूलिंग क्या करना है, स्लो करनी है,
so that this cementite is going to decompose. ये आपका मटेरियल है, ये आपकी ग्रेन बाउंड्रीज हैं, ग्रेन बाउंड्रीज, ठीक है। अभी क्या बना हुआ है, मैक्सिमम कार्बन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सीमेंटाइड। ज्यादातर कार्बन किसके फॉर्म में, आयरन कार्बाइड की फॉर्म में है, ठीक है। कार्बन ने केमिकल बॉन्डिंग क्रिएट कर ली है आयरन के साथ, एक कार्बन 3 आयरन के साथ केमिकली बॉन्डिंग है, ठीक है। तो जब आप इसको 900 डिग्री तक गर्म करोगे, 900 डिग्री ज्यादा गर्म करोगे और उसको होल्ड रखोगे, तो एंड ठीक है, व्हाट विल हैपेंस, दिस इज नॉट ए इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए कार्बन। जो आयरन कार्बाइड है इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं है, तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट टू डिकम्पोज, कार्बन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एट द 900 डिग्री सेल्सियस, एंड स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द ग्रेन बाउंड्रीज, ठीक है, ग्रेन बाउंड्रीज की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा, ठीक है, ठीक है, मींस द फ्री कार्बन्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो सम क्वांटिटी ऑफ सीमेंटाइड इज डीकंपोज इनटू द फ्री कार्बन एंड द फ्री कार्बन इज नोन एज ए ग्रेफाइट, उसी को ग्रेफाइट बोलते हैं। ड्यू टू डीकंपोजिशन ऑफ सम सीमेंटाइड, ठीक है, द मटेरियल इज गोइंग टू malleable. What is the malleable material? The material which can be deformed into a thin sheet, एक ऐसा मटेरियल जिसको हम थिन शीट की फॉर्म में क्या कर पाए, चेंज कर पाए, ठीक है। थिन शीट मींस लेस देन 6 mm, 6 mm से नीचे की जो थिकनेस है 6 mm, उसको हम क्या बोलते हैं, शीट की फॉर्म बोलते हैं। तो कास्ट आयरन है, जनरली उसकी शीट बनाना डिफिकल्ट है, क्योंकि मटेरियल जनरली जो कोई भी कास्ट आयरन हो, दे आर ब्रिटल इन नेचर, दे आर नॉन मेलेबल, ब्रिटल होते हैं और नॉन मेलेबल होते हैं। लेकिन ये आपको मान लीजिए कास्ट आयरन शीट की रिक्वायरमेंट है, तो यू गो फॉर द मेलेबल कास्ट आयरन। ऐसा करने के बाद 900 डिग्री तक गर्म करने के बाद और उसको होल्ड रखने के बाद, अकॉर्डिंग टू द थिकनेस, होल्डिंग टाइम कितना रहेगा वो थिकनेस पे डिपेंड करेगा, एंड देन कूल्ड द रूम टेम्परेचर वेरी स्लोली। तो व्हाट विल हैपेंस, ठीक है, सम सीमेंट इज डिकम्पोज इनटू आयरन एंड ग्रेफाइट फॉर्म। ड्यू टू दिस the material is malleable, material is going to malleable, material malleable हो जाता है, means you can apply the compressive forces apply करके you can change into a sheet। अब आप इसको sheet की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। यदि आप पहले इसको कोशिश करते हैं sheet की फॉर्म में चेंज करने की, तो it will fracture, टूट जाएगा, डिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो have excellent machining quality, machining means you can cut by using the cutting tools, ठीक है। हार्डनेस, सीमेंटाइट डिकम्पोज हो गया तो हार्डनेस रिड्यूस हो जाती है, और अब इसकी कटिंग करना इजी है। जनरली लॉक्स, हिंज, एग्रीकल्चर मशीनरी, पाइप फिटिंग, ब्रेक स्पोर्ट्स आर मेड फ्रॉम द मेलेबल कास्ट आयरन, ये मेलेबल कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। द नेक्स्ट इज your ductile or nodular or spheroidal cast iron. As you know, the cast iron is highly non-ductile and non-malleable material, ठीक है। कास्ट आयरन क्या है, नॉन मेलेबल है, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करके आप उसको थिन शीट की फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। द सेकंड थिंग इज, एंड दैट इज नॉन डक्टाइल, फोर्स अप्लाई करके आप इसको वायर की फॉर्म में भी चेंज नहीं कर सकते। ये सब कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मटेरियल की डक्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ग्रे कास्ट आयरन है, we add manganese and nickels are added in a gray cast iron. Okay. This is the your microscopic picture of a microstructural picture of a gray cast iron, रियल पिक्चर है, माइक्रोस्कोप से ली गई, ठीक है। तो जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमें ग्रे कास्ट आयरन का, और यहाँ पर ये जो लाइंस दिखाई दे रही है, दैट इज नोन एज फ्लैंक, को फ्लैंक बोलते हैं। मींस ये दिस लाइंस ऑन द ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर ब्लैक कलर दिखाई दे, ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मींस कार्बन क्या है, एक वो लाइन की फॉर्म में, एक प्लेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इस तरह से प्लेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एट द ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर। इनको हम कार्बन फ्लैंक बोलते हैं,
ठीक है, जैसे ही आपने मैग्नीज और निकल ऐड कर दिया, ठीक है, जो फ्लैंक है, ठीक है, एंड यू गो फॉर द स्लो कूलिंग, कूलिंग रेट क्या रखना है, स्लो रखना है। ग्रे कास्ट आयरन को मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद टू एलिमेंट्स और ऐड किए एंड यू स्टार्ट टू स्लो कूल, तो स्लो कूलिंग करना शुरू किया। तो दिस फ्लैंक्स स्टार्ट टू चेंज देयर शेप, ये शेप चेंज करना शुरू कर देते हैं। जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल प्लेट के फॉर्म में प्रेजेंट थे, दे स्टार्ट टू मेक द स्फीयर, ठीक है, इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं एट द ग्रेन बाउंड्रीज। देखो जो नीचे ब्लैक लाइंस दिखाई दी गई है, ग्रेन बाउंड्रीज की लाइन से, ठीक है, और ये जो ब्लैकिश कलर दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज द योर कार्बन, ये कार्बन है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज द स्पोर्ड कास्ट आयरन। हाँ बोलिए, हेलो। तो ग्रे कास्ट आयरन के अंदर आपका कार्बन प्रेजेंट होता है एट द ग्रेन बाउंड्रीज, इट प्रेजेंट ऑन इन द फॉर्म ऑफ ए लाइन, लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये एट द ग्रेन बाउंड्रीज। तो ये जो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है जितना भी आपको, दैट, ठीक है, ये सब क्या है, कार्बन है, ये फ्री कार्बन है, व्हिच आर कलेक्टेड, ठीक है, एट द ग्रेन बाउंड्रीज, ठीक है। एक दिमाग में ये भी क्लियर करो, ऐसा नहीं है कि फ्री कार्बन है तो सीमेंटाइट नहीं है, ठीक है, सीमेंटाइट की क्वांटिटी कम ज्यादा होती है, बट इट ऑलवेज प्रेजेंट इन द कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में हमेशा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आप उसकी क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो लाइन के फॉर्म में प्रेजेंट है कार्बन ऑन द ग्रेन बाउंड्रीज, इसको इकट्ठा करना है एक जगह पर, स्पेयर की फॉर्म में इकट्ठा करना है। तो वी ऐड दिस टू एलिमेंट्स एंड गो फॉर द स्लो कूलिंग। ग्रे कास्ट आयरन के अंदर इनको ऐड कीजिए, जब ये मेल्ट है, और स्लो कूलिंग कीजिए। तो दिस कार्बन आर कलेक्टेड एट वन प्लेस एट मल्टीपल प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर। ये कार्बन मल्टीपल प्लेस के ऊपर स्पेयर की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, and that is the reason it is called the spherical cast iron. And after this, the ductility is increased up to some extent. Ductility क्या हो जाती है मेटेरियल की, कुछ एक्सटेंट तक बढ़ जाती है, बट इट इज नॉट, इसका मीनिंग ये नहीं है डक्टिलिटी इज सेम एज ए माइल्ड स्टील। जो लो कार्बन स्टील है उसके इक्विवेलेंट डक्टिलिटी नहीं होती इसकी, ठीक है। बट नाउ वी आर एबल टू ड्रॉ द वायर फ्रॉम द कास्ट आयरन। अब हम कास्ट आयरन से क्या कर सकते हैं, वायर ड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो उसकी ब्रिटलनेस है वो क्या हो गई है, इट रिड्यूस अप टू सम एक्सटेंट। जो ब्रिटलनेस है वो कुछ एक्सटेंट तक कम हो गई है। डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस आर अपोजिट वर्ड। तो गुड डक्टिलिटी, गुड मींस अदर कास्ट आयरन की कंपेयर किया जा रहा है उससे बेटर है। मैसिनेबिलिटी एंड वेयर रेजिस्टेंस, मैसिनेबिलिटी मींस इजीली नाउ यू कट, इसकी जो कटिंग करना, जो हार्डनेस कुछ कम हो गई है, फर्दर हार्डनेस है रिड्यूस फर्दर सम एक्सटेंट, तो इट इज इजी टू कट, और दैट इज हार्डर मटेरियल, ठीक है, एज कंपेयर टू लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील से अब भी हार्ड है, इसकी वजह से मतलब क्या है कि जनरली इट शो द वेयर रेजिस्टेंस, ठीक है, इजीली टीयरिंग एंड वेयरिंग नहीं होती मटेरियल की। तो दैट इज नोन एज अ डक्टाइल और नोडुलर। नोडुलर मींस नोड, कांटे, ठीक है। जब इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं ऐसे नजर आता है जैसे गांठ बनी हुई है, नोड्स बने हुए हैं, जिसे नोडुलर भी बोलते हैं। और स्फेरोइडल कास्ट आयरन, इज इट क्लियर? नाउ कम द नेक्स्ट। हाँ बोलिए, ठीक है। दे आर एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, ठीक है। जब उसको ऐड करते हैं उसके अंदर, तभी वो क्या करता है, स्पेरिडिकल फॉर्म में आता है। यदि हम उस डिटेल में जाएंगे कि मैग्नीज निकल किस तरह से क्या करते हैं, तो हमें डिटेल में मेटल साइंस को स्टडी करना होगा, ठीक है। तो वो हमारा सिलेबस का एक्चुअली पार्ट नहीं है। वी आर जस्ट रिक्वायर्ड सम बेसिक आइडियाज ऑफ ए मटेरियल्स, तो हम डिटेल में नहीं जाते हैं। if you don't add these two elements, this iron is present in the form of flank। ये आयरन फ्लैंक की फॉर्म में ही मिलेगा आपको, ठीक है, स्पेयर की फॉर्म में नहीं मिलेगी, ठीक है। इट मींस देयर सम इफेक्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है, ऑन द माइक्रोस्ट्रक्चर्स। जो एलिमेंट्स ऐड किए हैं उनका कोई इफेक्ट है माइक्रोस्ट्रक्चर्स के ऊपर, ठीक है। डू टू दिस रीजंस
ठीक है, द कार्बन इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, कार्बन स्फीयर की फॉर्म में कलेक्ट हो गया। नाउ इट इज क्लियर? हेलो? नेक्स्ट इज योर रोट आयरन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कंसिडर एज ए प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ ए आयरन। ठीक है, इफ द कार्बन परसेंटेज इज लेस देन 0.008% and the purity is more than 99.9 of a iron, then we called is a wrought iron। ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? wrought iron। देख, एक तरह से प्योर आयरन का नेम है फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। ठीक, द स्ट्रेंथ इज पुअर एज कंपेयर टू द स्टील। जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं, नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इज पुअर एज कंपेयर टू द स्टील। स्टील की रिक्वायरमेंट में इसलिए पड़ी, द डिफरेंट एप्लीकेशन डिमांडेड मोर स्ट्रेंथ फ्रॉम द मटेरियल एंड इट इज नॉट फुलफिल्ड बाय द रोट आयरन, तो वी गो फॉर द स्टील। तो अपने स्टील के बारे में सोचा, तो उसको एनालाइज किया। ठीक है, कंडक्टिविटी is very good and it is more than the your steel। स्टील से इसकी डक्टिलिटी ज्यादा है, तो यू कैन ड्रॉ वेरी थिन वायर बाय यूजिंग द रोट आयरन। ठीक है, रोट आयरन का यूज करके आप क्या कर सकते हो? बहुत एज कम्पेयर टू स्टील ज्यादा थिन वायर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर कास्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द रोट आयरन। कास्टिंग का यूज करके रोट आयरन से कंपोनेंट बनाना डिफिकल्ट है। रीजन क्या है? द फ्लूइडिटी इज वेरी पुअर एंड इट इज गोइंग टू एज ए पेस्ट। ये तेजी के साथ पेस्ट की फॉर्म ले लेता है एंड दिस पेस्ट इज नॉट इजिली फिल इनसाइड द केविटी। केविटी को फिल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कास्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट बाय यूजिंग द रोट आयरन। रोट आयरन जनरली हम क्या करते हैं, उससे कंपोनेंट जो बनाने होते हैं वो मेटल फॉर्मिंग से बनाते हैं, मींस फोर्सेस अप्लाई करके। ये आपकी केविटी है, मान लीजिए इस तरह की कोई केविटी है, ये कोई आपका कंपोनेंट है जो बनाना है। तो हमने क्या कर लिया, इसी तरह की केविटी बना ली और उसके अंदर मोल्टन मेटल फिल करेंगे एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ए कास्टिंग। लेकिन रोट आयरन की फ्लूइडिटी पुअर होने की वजह से जो लास्ट का पोर्शन है आपका थिन सेक्शन, ठीक है, यहाँ तो मेटेरियल फिल हो जाएगा, इज नो बिग इशू। लेकिन जो लास्ट का पोर्शन आपका, ये जो पोर्शन है जो थिन सेक्शन बना हुआ है, दैट इज नॉट फिल बाय यूजिंग द रोट आयरन। वो रोट आयरन से फिल नहीं हो पाता है। ठीक है, और ये क्या रह जाएगा? यदि फिल नहीं होगा, दिस स्पेस इज एम्प्टी, खाली रह जाएगा and we don't get the desired shape and size of a component। The next is toughness is better than the steel। तो toughness है वो better है as compared to the steel। is it can, क्या बता दें? कास्टिंग का मतलब क्या है? तो फ्लूइड जो भी होता है हमारा, वो इजीली क्या कर लेता है, किसी भी कंटेनर की शेप ले लेता है। ठीक है, जो होलो कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर फ्लूइड डालोगे तो उसकी शेप गेन कर लेगा। लेकिन यदि उसकी फ्लूइडिटी पुअर है, तो क्या कंटेनर की जो हर एक जो पोर्शंस बने हुए हैं उसके अंदर, वो वहां तक क्या नहीं कर पाएगा, फ्लो नहीं कर पाएगा। अब मैंने क्या बताया कि इस तरह की शेप बताई कंपोनेंट की आपको। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से क्या बना हुआ है आपका, ये जो पोर्शन, इस तरह से आपका पोर्शन बना हुआ है कुछ। ठीक है, ये जो आपका लास्ट का पोर्शन है केविटी का, ये थिन सेक्शन बना हुआ है, तो यहाँ पर लिक्विड मेटल पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी ड्यू टू लो फ्लूइडिटी। वो फ्लो नहीं कर रहा है तेजी से, और जब तेजी से फ्लो नहीं करेगा और टेम्परेचर ड्रॉप होता जा रहा है, कास्टिंग इज डन एट द रूम टेम्परेचर। ऐसे आप फर्नेस से मोल्टन मेटल लेकर आओगे और केविटी के अंदर फिल करोगे, तो तेजी से टेम्परेचर ड्रॉप होता है, और जब टेम्परेचर ड्रॉप तेजी से टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, only few seconds are available to fill the molten cavity। ठीक है, इस केविटी को फुल करने के लिए कुछ ही सेकंड्स अवेलेबल होती है हमारे पास, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर काम किया जा रहा है, मोल्टन मेटल का टेम्परेचर तेजी से ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, ज्यादा देर वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगी। समझ में आ गया आपको? और टेम्परेचर ड्रॉप होता है, फ्लूइडिटी भी लो होती है, तो ये आपका लास्ट का जो पोर्शन है वो फिल नहीं हो पाएगा।
और जनरली इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कंपोनेंट वेयर रिक्वायरमेंट ऑफ ए टफनेस। इस तरह के कंपोनेंट बनाए जाते हैं जहां टफनेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जहां पर इम्पैक्ट लोडिंग होगी, जो लोड होगा, जो फोर्सेस होंगे, वो क्या होंगे, विद सो सडनली अप्लाई होंगे ऑन द मटेरियल्स। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल्स योर क्रेन चेन, क्रेन की जो चेन होती है, क्रेन हुक्स, क्रेन को हुक बनाए जाते हैं, ठीक है, रेलवे कंपोनेंट्स, कपलिंग एटसेट्रा। हाँ बोलिए। क्या, दोबारा बोलो। हम्म, आपने शायद लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया। मैंने जब टफनेस बताई थी, आपको बताया था व्हाट इज द टफनेस, दैट इज योर स्ट्रेस एंड दैट इज योर स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेसेस किसको दिखाती हैं, स्ट्रेंथ को। जो आपकी स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेस इज शो द स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ को शो करती है, एंड स्ट्रेन शो द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, यू ड्रॉ द कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एनी कंपोनेंट अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट तक। ठीक है, तो एरिया अंडर दिस कर्व इज नोन एज ए टफनेस। ठीक है, दिस इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज अब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल बिफोर द फ्रैक्चर, इसको टफनेस बोलते हैं। ठीक है, इट इज, ठीक है, इफ द मटेरियल इज गोइंग टू लार्ज स्टेट बट द स्ट्रेस इज लो। यदि कोई ऐसा मटेरियल है, मान लीजिए हमारे पास, किस क्या है, स्ट्रेस की वैल्यू कम है, लेकिन इट इज गोइंग, स्ट्रेन इज वेरी लार्ज, एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और टफनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टफनेस के अंदर, टफनेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दोनों का कॉम्बिनेशन है वो। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई मटेरियल टफ हो और वो क्योंकि स्ट्रेंथ पुअर हो, ऐसा हो सकता है। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, ठीक है। नो, आपने फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान से नहीं पर सुना जब मैंने करवाया था। टफनेस, हाँ ठीक है, तभी आपको मतलब इसमें कंफ्यूजन होगा। हार्डनेस क्या है, हार्डनेस इज ए लोकलाइज्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये जो ग्राफ बनाया गया है, जैसे कोई आपका मटेरियल है, ये कोई आपका मटेरियल है, आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो एवरी पार्टिकल्स, हर हिस्सा, एवरी सेक्शन ऑफ योर मटेरियल इज गो अंडर द डिफॉर्मेशन। हर सेक्शन क्या किसके अंदर जा रहा है, डिफॉर्मेशन के अंदर जा रहा है। एवरी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस द डिफॉर्मेशन, बट इन द हार्डनेस, ठीक है, देयर इज ओनली ए लोकलाइज्ड डिफॉर्मेशन। मान लीजिए आप यहाँ पर किसी रोड को पेनिट्रेट करवा रहे हैं, ये मटेरियल है, मटेरियल वन, दिस इज मटेरियल टू, यू पेनिट्रेट द मटेरियल टू इन द मटेरियल वन। ठीक है, पेनिट्रेट कर रहे हैं नीचे की तरफ, या आगे से आप मान लीजिए आपने शार्प एज बना रखा है मटेरियल को, और यू आर पेनिट्रेटिंग इनसाइड इट। ठीक है, क्या पूरा मटेरियल एक्सपीरियंस कर रहा है, कंप्लीट मटेरियल एक्सपीरियंस कर रहा है डिफॉर्मेशन को? नहीं। ठीक है, पूरा मटेरियल डिफॉर्मेशन एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। ठीक है, डिफॉर्मेशन कौन एक्सपीरियंस करेगा, स्मॉल पोर्शन जो है कोई डिफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करेगा। तो हार्डनेस इज ओनली लोकलाइज्ड डिफॉर्मेशन। हार्डनेस क्या है कि लोकलाइज्ड डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द लोकलाइज्ड डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल। को भी मटेरियल लोकलाइज्ड डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस दिखाता है। मटेरियल डिफॉर्म नहीं होना चाहता, जितना रेजिस्टेंस दिखाएगा दैट इज नोन एज द हार्डनेस, उसको हार्डनेस बोलते हैं। नाउ इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर देखो, ये जो ग्राफ बनाया गया है, ये बनाया गया है इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरे मटेरियल की क्या हो रही है, डिफॉर्मेशन हो रही है, डिफॉर्मेशन इन द थ्रू आउट द मटेरियल्स। ठीक है, एंड दिस डिफॉर्मेशंस आर रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ डिग्री ऑफ स्ट्रेन, डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, एंड इट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रेन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन को स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, और ये यहाँ, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन इस ग्राफ के अंदर नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन इस ग्राफ के अंदर प्रेजेंट नहीं है।
क्योंकि सिर्फ लोकलाइज डिफॉर्मेशन है। समझ में आ गया? दैट इज यूर नोन एज ए हार्डनेस। अब बोलो। हाँ, जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा टफनेस कम होती जाती है। ठीक है, ये भी मैंने आपका जब स्टील स्टार्ट करवाया था उस लेक्चर में बताया था। माइल्ड स्टील के अंदर सबसे हाईएस्ट टफनेस होगी, फिर मीडियम कार्बन स्टील, फिर हाई कार्बन स्टील, और उसके अंदर क्या होता रहेगा, जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा टफनेस कम होती रहेगी, डक्टिलिटी कम होती रहेगी, वेलिबिलिटी कम होती रहेगी, स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ती रहेगी। 1 मिनट। ठीक है, अब आते हैं आगे। द नेक्स्ट स्लाइड। द फेज और माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ स्टील। ठीक है, कि कौन कौन किस किस टाइप के माइक्रोस्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहते हैं और उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ऐसे ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट को हम तभी समझ सकते हैं जब हम माइक्रोस्ट्रक्चर के बारे में मालूम हो। तो जब तक हमें माइक्रोस्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है स्टील के अंदर, तो हम क्या नहीं कर पा सकते। ठीक है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द हीट ट्रीटमेंट। जो प्योर आयरन होता है हमारा, दैट इज मेल्ट अबाउट 1539 डिग्री सेल्सियस, 1539 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्योर आयरन मेल्ट करता है। जब जैसे जैसे हम कार्बन क्वांटिटी ऐड करते हैं तो प्योर आयरन क्या हो जाता है, कार्बन ऐड होते ही 0.008 से ज्यादा आते ही इट इज अलोय, अलोय बन जाता है। और अलोय जो होते हैं उनकी जो मेल्टिंग जो टेम्परेचर होता है, इट इज इन ए रेंज, वो रेंज में मिलता है। ठीक है, वो कोई फिक्स एक लाइन के ऊपर लाइन नहीं करता, ये जैसे कि अगर प्योर आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम डेल्टा आयरन। ठीक है, एक्चुअली माइक्रोस्ट्रक्चर को नाम दिया गया है। ठीक है, 4-5 स्लाइड देखने के बाद आपको क्लैरिटी होगी। ठीक है, कि हम एक्चुअली स्टडी क्या कर रहे हैं। ठीक है, जो ठीक है, दिस 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 आल्सो नोन एज ए डेल्टा फेराइट, इसको डेल्टा फेराइट भी बोलते हैं। ठीक है, इन दिस the microstructure is BCC, body centered cubic cell। ठीक है, बीसीसी मींस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स। कौन बनाता है ये, आयरन बनाता है। कौन बनाता है ये, आयरन बनाता है। बीसीसी स्ट्रक्चर्स, तो ये देखो बीसीसी स्ट्रक्चर बना रखा है। ये 1 2 3 4 4 कॉर्नर्स के ऊपर ऊपर आयरन है, 1 2 3 4 4 कॉर्नर्स के ऊपर नीचे आयरन है, और सेंटर में भी क्या है, एक आयरन है। और उसमें जो स्पेस बचा हुआ है उसके अंदर कहीं आपका क्या है, कार्बन एटम्स है। कार्बन एटम्स, कार्बन एटम भी प्रेजेंट है इनसाइड द यूनिट सेल। ठीक है, मे और मे नोट भी। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आइडियली ऐसा नहीं होता कि हर एक यूनिट सेल के अंदर आपको कार्बन मिले। ठीक है, मिल भी सकता है, इट मे बी प्रेजेंट, इट मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज ए फेराइट। स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो कार्बन है उसकी किसी तरह की केमिकल बॉन्डिंग नहीं है आयरन के साथ। कार्बन हैव नो केमिकल बॉन्डिंग, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, एंड दिस the presence of a carbon such a way in a unit cell is known as a ferrite। इस वे से जब कार्बन पर में प्रेजेंट होता है आपका यूनिट सेल के अंदर, तो उसको हम फेराइट बोलते हैं। नेक्स्ट इज यूर microstructure, next is FCC, face centered cubic cell, and this is known as a gamma iron or astenite। ठीक है, एस्टेनाइड भी बोलते हैं। जब यू हिट द मेट यू इफ यू हिट hitting the material above the 900 डिग्री सेल्सियस, 910 डिग्री से 910 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लगभग 900 डिग्री से ज्यादा इसको मेटेरियल को गर्म करते हैं हम, लोहे को। तो व्हाट विल बी हैपेंस, जब बीसीसी चेंज इनटू एफसीसी। ठीक है, मटेरियल मेल्ट नहीं हुआ है, अभी सॉलिड फॉर्म में ही है।
बीसीसी चेंज इनटू एफसीसी, एफसीसी में चेंज हो जाता है, ठीक है। रीअरेंज द एटम्स, आयरन के अपने एटम्स को दोबारा से रीअरेंज करता है, ठीक है, इन ए सॉलिड फॉर्म। और ये इसमें हो रहा है सॉलिड फॉर्म में ही हो रहा है। मेल्टिंग टेम्परेचर इज समवेयर अबोव, ठीक है, अभी भी मेल्टिंग टेम्परेचर पे ऊपर है, मटेरियल मेल्ट नहीं है, ठीक है। एंड द अरेंजमेंट इज एफसीसी, तो जैसे एफसीसी अरेंजमेंट आ जाएगी, दैट इज नोट एज ए एस्टेनाइट, इसको एस्टेनाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको सरफेसेस के ऊपर भी आयरन मिलेगा कॉर्नर्स के अलावा, ठीक है, ठीक है। ये इस वाले सरफेस का दिखा रखा है और वो पीछे वाला सरफेस का दिखा रखा है आपको, ठीक है। एंड आल्सो प्रेजेंट द कार्बन, और साथ में कार्बन में क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है इनसाइड द यूनिट सेल्स। नाउ द कार्बन जो परसेंटेज है स्टार्ट टू इंक्रीज, ठीक है। मैक्सिमम 2% कार्बन कैन होल्ड इन द एफसीसी, ठीक है, 2% कार्बन तक को होल्ड किया जा सकता है इन थ्रू आउट द मटेरियल्स। एक यूनिट सेल की बात नहीं हो रही है, सभी यूनिट सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। पूरे मटेरियल के अंदर मैक्सिमम जो कार्बन होल्ड किया जा सकता है इनसाइड द यूनिट सेल इज 2%, एंड द टेम्परेचर इज 1100 डिग्री सेल्सियस। और ये 2% कब होगा, जब 1100 डिग्री तक टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, उस कंडीशंस के अंदर ऐसा पॉसिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्फा फेराइट और अल्फा आयरन। यहाँ पर सिंबल अल्फा का इस तरह से बना होता है आपका, अल्फा आयरन या अल्फा फेराइट। द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ दिस इज बीसीसी, इसका भी माइक्रोस्ट्रक्चर क्या है, बीसीसी है, ठीक है। मैक्सिमम सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इज 0.022% एट 727 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रूम टेम्परेचर से लेकर और 727 डिग्री सेल्सियस तक जो माइक्रोस्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इन ए स्टील, दैट इज नोन एज ए अल्फा फेराइट और अल्फा आयरन, उसी को अल्फा फेराइट और अल्फा आयरन बोलते हैं। दैट इज सेम, जैसे ऊपर आपने डेल्टा आयरन देखा, वही माइक्रोस्ट्रक्चर है, फर्क क्या है, ठीक है। देखो सभी कॉर्नर्स के ऊपर सेल्स हैं, सेंटर में है, ठीक है, ये ठीक है, ये आयरन की ही क्या है स्ट्रक्चर बना हुआ है, और कार्बन प्रेजेंट है यूनिट सेल्स के अंदर, ठीक है, इन द फ्री फॉर्म, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है विद द आयरन, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अल्फा आयरन एंड डेल्टा आयरन? डिफरेंस इज ओनली यूनिट साइज सेल, यूनिट सेल का जो साइज का है, वॉल्यूम है, जो इसकी दो आयरन एटम्स के बीच में जो गैप है, ठीक है, ये गैप बढ़ जाता है इन द डेल्टा आयरन। डेल्टा आयरन के अंदर यूनिट सेल का साइज बड़ा होता है, और अल्फा आयरन के अंदर साइज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस। और बाकी एवरीथिंग सेम इन अल्फा आयरन एंड डेल्टा आयरन, दोनों के अंदर सेम होता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर देखने में। तो रूम टेम्परेचर से लेकर 727 डिग्री सेल्सियस तक यू विल फाइंड द अल्फा आयरन, और अल्फा फेराइट भी बोलते हैं। दिस इज बीसीसी माइक्रोस्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन एंड आयरन, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। इट इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल माइक्रोस्ट्रक्चर। जितने भी माइक्रोस्ट्रक्चर हम स्टडी करने जा रहे हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा सॉफ्ट और डक्टाइल यही है, ठीक है, ठीक है। तो लो कार्बन स्टील के अंदर जो मैक्सिमम क्वांटिटी मिलती है हमें, वो इसी फेराइट की मिलती है एट द रूम टेम्परेचर, क्योंकि दैट इज ए सॉफ्ट एंड डक्टाइल इन ऑल टाइप ऑफ स्टील। जो कंपैरिजन चल रहा है वो लो, मीडियम और हाई कार्बन स्टील में चल रहा है, ठीक है, तो उसी से कंपेयर करना है आपको। नेक्स्ट इज इट इज मैग्नेटिक फ्रॉम द रूम टेम्परेचर टू 770 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रूम टेम्परेचर से लेकर 770 डिग्री सेल्सियस तक इसका मैग्नेटिक नेचर रहता है, और उसके बाद इसका मैग्नेटिक नेचर डिसअपीयर हो जाता है। कार्बन क्वांटिटी इज वेरी लो, ठीक है, दैट इज 0.022%। ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है, इट डज नॉट गिव द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इन ए हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट ट्रीटमेंट? You can change the microstructure of a material
बाय हीटिंग एंड कूलिंग ग्रेड। ठीक है, आप हीटिंग एंड कूलिंग करके मटेरियल के माइक्रोस्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो, लेकिन फेराइट के माइक्रोस्ट्रक्चर में कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं आता है हीटिंग एंड कूलिंग करने की वजह से। तो हीट ट्रीटमेंट का यूज करके हम इसका माइक्रोस्ट्रक्चर में कोई ज्यादा चेंज नहीं ला सकते। तो यदि आपको स्टील के अंदर क्या करना है, ठीक है, इफ यू वांट द डक्टिलिटी, लो ब्रिटलनेस, टफनेस, ठीक है, तो देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ ए अल्फा आयरन। अल्फा आयरन की क्वांटिटी क्या हो जानी चाहिए, माइक्रोस्ट्रक्चर बढ़ जाना चाहिए, और दूसरे जो माइक्रोस्ट्रक्चर्स हैं इट शुड बी रिड्यूस, उनकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जानी चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे मटेरियल के अंदर एक ही माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलप हो, ठीक है, या नंबर ऑफ मल्टीपल microstructure are developed throughout the material. So that is your alpha iron. The next is cementite. That is also known as iron carbide, Fe3C. When the carbon is present in large quantity, तो carbon start to react with the iron. ठीक है, जो कार्बन है वो आयरन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और इट स्ट्रक्चर्ड इन द ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अपने आप को अरेंज करता है, तो आयरन कार्बाइड जो है, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सीमेंटाइट, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, सीमेंटाइट बोल देते हैं। इट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट इन ए स्टील अलॉय आफ्टर द मार्टेनसाइट। ये मार्टेनसाइट क्या होता है ये हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है, तो ठीक है, जो माइक्रोस्ट्रक्चर है ये सेकंड हार्डेस्ट आपका माइक्रोस्ट्रक्चर है, ठीक है, आयरन कार्बाइड। तो यदि आपको हार्डनेस इंप्रूव करनी है इनसाइड द मटेरियल, ठीक है, तो यू गो फॉर द सीमेंटाइट माइक्रोस्ट्रक्चर, ठीक है, तो सीमेंटाइट माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। और सीमेंटाइट माइक्रोस्ट्रक्चर कब डेवलप होता है, व्हेन यू टेक द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ए कार्बन, जब आप कार्बन क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं, एंड कूलिंग रेट इज फास्ट, और कूलिंग रेट फास्ट रखते हैं, एट दिस टाइम iron react with the carbon and arrange in the orthorhombic structure form. It can hold the maximum carbon up to 6.6% in this orthorhombic structure. जो मैक्सिमम कार्बन क्वांटिटी जो होल्ड हो सकती है इन द आयरन कार्बाइड के अंदर, ठीक है, ओवरऑल यदि एवरेज निकालोगे कार्बन परसेंटेज की इनसाइड द मटेरियल, दैट इज बिलो 2%, और 2% से कम होगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपका मान लीजिए ये आपका मटेरियल है, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका सीमेंटाइट डेवलप हुआ, यहाँ पर फेराइट डेवलप हुआ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो दोनों की आप टोटल एवरेज निकालोगे कार्बन परसेंटेज की, तो दैट इज बिलो द 2%, वो 2% से कम आएगी। लेकिन जो फेराइट है वो मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है, 0.0022%, फेराइट के अंदर इतना ही कार्बन आ सकता है। इस रीजन के अंदर से क्या होगा आपका, जो आपका, ठीक है, ये फेराइट जो रीजन है आपका, फेराइट वाला जो रीजन है उसके अंदर इतना ही कार्बन आ सकता है, और मान लीजिए आपके मटेरियल के अंदर कार्बन है 1.5%, टोटल मटेरियल के अंदर जो कार्बन परसेंटेज है 1.5%, तो एक्स्ट्रा कार्बन कहाँ चला जाएगा, वो इस रीजन के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, इट कैन होल्ड, इट इज कलेक्टेड इन दिस रीजन, ठीक है, और यहाँ पर जो कार्बन परसेंटेज है इट इज मोर देन 2%, वो 2% से ऊपर चली जाएगी, ठीक है, और जैसे ही 2% से ऊपर कार्बन जाएगा स्टार्ट टू फॉर्म आयरन कार्बाइड, आयरन कार्बाइड बनाना शुरू कर देता है। समझ में आ गया। तो जनरली मेटल के अंदर फेराइट भी प्रेजेंट रहता है और सीमेंटाइट भी प्रेजेंट रहता है। इट डिपेंड अपॉन द परसेंटेज, कितना रेशियो क्या रहेगा उनका, इट डिपेंड अपॉन कार्बन परसेंटेज, वो कार्बन परसेंटेज पर डिपेंड करेगा कि कार्बन परसेंटेज कितनी ज्यादा है। जितनी कार्बन परसेंट ओवरऑल जो कार्बन परसेंटेज बढ़ती जाएगी, सीमेंटाइट का रेशियो उतना ही बढ़ता जाएगा और फेराइट का रेशियो उतना ही कम होता जाएगा। इट इज ब्रिटल इन नेचर, सीमेंटाइट का नेचर कैसा है, वो ब्रिटल होता है, और फेराइट का कैसा होता है, डक्टाइल एंड सॉफ्ट होता है, ठीक है। ब्रिटल एंड डक्टिलिटी इज अपोजिट प्रॉपर्टी, तो एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टीज है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी वो एवरेज वैल्यू मिलेंगी सीमेंटाइट एंड फेराइट की, तो दैट इज नोन एज अ सीमेंटाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, सीमेंटाइट बोलते हैं।
डायग्राम में दिखाया गया है, देखो ये कार्बन एटम है और उसके साथ 3 आयरन एटम्स के साथ क्या क्या उसने बॉन्डिंग कर रखी है, और ये किस में अरेंज है, ये ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज है, दैट इज नोन एज ए सीमेंटाइड, इसको सीमेंटाइड माइक्रोस्ट्रक्चर बोलते हैं। इज इट क्लियर? हेलो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि 6.6 क्यों आ रहा है यहाँ पर कार्बन परसेंटेज, जबकि स्टील में तो 2% ही होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ रीजन के अंदर से कार्बन जो परसेंटेज है वो काफी लो है, तो जो एक्स्ट्रा कार्बन है वो दूसरे रीजन में इकट्ठा हो गया। तो ओवरऑल एवरेज निकालोगे थ्रू आउट द मटेरियल इन स्टील, स्टील के केस में तो 2% से कम ही मिलेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग टाइप्स होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है। The next is allotrophy of a iron. जैसे कि आपने लास्ट अभी स्लाइड में पीपीटीज में देखा, ठीक है, देयर नंबर ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर्स और नंबर ऑफ फेज आर अवेलेबल, ठीक है। फेज के अंदर क्या क्या आता है आपका, तो मटेरियल्स का क्या मतलब लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर, देयर 3 फेज, ठीक है। बट इन द मटेरियल साइंस इफ देयर चेंज इज माइक्रोस्ट्रक्चर, माइक्रोस्ट्रक्चर में भी चेंज आ रहा है, तो दैट इज आल्सो कंसीडर एज ए फेज चेंज, उसको भी हम फेज चेंज कंसीडर करते हैं। एलोट्रोफी का मतलब क्या है, व्हेन एनी मटेरियल्स हैव नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट देन दैट इज मटेरियल इज नोन एज एलोट्रोप्स, ठीक है। उन फेजेस को मटेरियल का क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। और यहाँ पर देखो ये जो आयरन के एलोट्रोप्स दिखाए गए हैं, ठीक है, ये अलग अलग फेज कौन से हैं, कौन कौन से माइक्रोस्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टील जो है वो मेल्ट कितने डिग्री पर होता है, 1539 डिग्री के ऊपर मेल्ट होता है, दैट इज योर मेल्टिंग टेम्परेचर। जैसे ग्राफ बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर, टाइम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है, प्रैक्टिकली बनाया गया है, ठीक है। हमने क्या किया, कूलिंग करना शुरू किया, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हुआ, ठीक है, ड्रॉप होना शुरू हुआ, ठीक है। सॉरी यहाँ नहीं है 1539, गलत बता दिया मैंने, एक सेकेंड, यहाँ पर है 1539 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ पर है, ये है 1539 डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री का कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। आपने हमको पता है प्योर आयरन 1539 डिग्री पर मेल्ट होता है, हमने 1500 डिग्री तक गर्म किया और उसके बाद ठंडा करना शुरू किया, तो पहले क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू होगा लिक्विड का, जब तक 1539 डिग्री अचीव नहीं हो जाता है। जैसे ही 1539 डिग्री अचीव हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर इज गोइंग कांस्टेंट फॉर सम टाइम, उस टाइम के लिए टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा, इस, ठीक है, कुछ टाइम के लिए तो टेम्परेचर वो कांस्टेंट हो जाएगा 1539। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हुआ, बिकॉज जो एनर्जी, जितनी एनर्जी लूज हो रही है दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, ठीक है। अब मैटर को लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चेंज होना है, तो एटम्स के बीच में क्या करना होना होगा, एटम्स को प्रॉपर्ली अरेंज होना होगा किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में, और उस अरेंजमेंट्स के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट एनर्जी आर यूज्ड टू डेवलप द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1539 के बाद क्या हुआ, जब टेम्परेचर 1400 के आसपास पहुंचा, 1539 जैसे यहाँ पर मटेरियल क्या हो गया, लाइन जस्ट नीचे आते ही योर कंप्लीट लिक्विड मेटल इज सोल्डिफाइड, पूरी मेटल क्या हो गई, यहाँ पर पूरा लिक्विड था और यहाँ पर क्या आ गया आपका, कंप्लीट सॉलिड आ गया, दैट इज कंप्लीट सॉलिड, इस पॉइंट के ऊपर कंप्लीट सॉलिड है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। नाउ वी हैव ए सॉलिड आयरन, यहाँ पर सॉलिड आयरन अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है। फर्दर हमने क्या किया, कूलिंग कंटिन्यू किया, कूलिंग चल रही है, फर्दर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, 1400 डिग्री पर आने के बाद फर्दर टेम्परेचर होल्ड हो गया फॉर सम टाइम, ठीक है। व्हाट इज द गोइंग ऑन, अगेन द माइक्रो, अभी जो माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलप हुआ है यहाँ पर दैट इज बीसीसी, यहाँ पर जो माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलप हुआ आपका दैट इज बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, दैट इज डेल्टा आयरन, ठीक है, जो डेल्टा आयरन पीछे बताया था मैंने आपको वो डेवलप हुआ है। नाउ जैसे 1400 डिग्री पर पहुंचे हम, ठीक है, अगेन द माइक्रोस्ट्रक्चर स्टार्ट टू चेंज, माइक्रोस्ट्रक्चर दोबारा से क्या हो गया है, चेंज होना शुरू हो गया है, अब बीसीसी स्टार्ट टू चेंज एफसीसी,
ठीक है, बीसीसी एफसीसी की फॉर्म में चेंज होना शुरू हो गया है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर कंप्लीटली बीसीसी स्ट्रक्चर है, लेकिन हम इस पॉइंट पर पूछेंगे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बीसीसी टू एफसीसी हो चुका होगा, तो जो एनर्जी है दैट आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द माइक्रोस्ट्रक्चर फ्रॉम बीसीसी टू एफसीसी। तो कहने का मतलब क्या है, 1400 डिग्री के ऊपर दोबारा से माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज होगा एंड दिस एफसीसी इज नोन एज द गामा आयरन। इसको हम क्या बोल देते हैं, गामा आयरन बोल देते हैं। ठीक है, फर्दर कंटिन्यू, टेम्परेचर कूलिंग कर रहे हैं तो टेम्परेचर फिर ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर कंटिन्यू ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, और जब हम 910 डिग्री तक आप पहुंचे, द टेम्परेचर इज अगेन कांस्टेंट फॉर सम टाइम, दोबारा कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो गया है। एट दिस टाइम, ठीक है, योर माइक्रोस्ट्रक्चर अगेन स्टार्ट टू चेंज फ्रॉम एफसीसी टू बीसीसी। अब एफसीसी से दोबारा बीसीसी चेंज चेंज हो रहा है। ठीक है, फर्क क्या है, यहाँ पर बड़े यूनिट सेल बने हैं और यहाँ पर यूनिट सेल क्या बनेंगे, अब छोटे बनेंगे, स्मॉल साइज के यूनिट सेल बनेंगे, यूनिट सेल का साइज छोटा हो गया। ठीक है, दैट इज नोन एज द अल्फा आयरन। तो यहाँ पर कंप्लीट एफसीसी था और यहाँ पर जो पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, इट्स कंप्लीटली चेंज इनटू द बीसीसी आयरन, अल्फा आयरन की फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, फर्दर कंटिन्यू यू गो फॉर द कूलिंग, लगातार कूलिंग करते जा रहे हो, आगे कूलिंग होती जा रही है। ठीक है, टेम्परेचर कंटिन्यूसली ड्रॉप होता जा रहा है। ठीक है, व्हेन यू रीच द टेम्परेचर एट द 768 डिग्री सेल्सियस, 768 डिग्री पर पहुंचे, अगेन टेम्परेचर क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। टेम्परेचर क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ चेंज हो रहा है, तभी टेम्परेचर रुका है। यदि एनर्जी कहीं यूज नहीं हो रही तो टेम्परेचर स्टार्ट टू ड्रॉप कंटिन्यूअसली, टेम्परेचर लगातार ड्रॉप होगा। ठीक है, तो अब ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, या इससे ऊपर 768 डिग्री के से ऊपर मटेरियल इज नॉन मैग्नेटिक, इससे ऊपर मटेरियल क्या आपका नॉन मैग्नेटिक है, और इससे मटेरियल नीचे मटेरियल क्या आपका मैग्नेटिक नेचर का है, मटेरियल गेनिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर नॉन मैग्नेटिक है, और जैसे आप पूछोगे मटेरियल गेन द मटेरियल गेन द मैग्नेटिक नेचर, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का नेचर गेन हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट यू कूल द रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर तक हम क्या करते हैं, कूल कर देते हैं। देखो, एक पर फेज जहां चेंज हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज गेन गेन या डिस्पेयर हुई, यहाँ पर आपका क्या हुआ, इधर ऊपर की तरफ जा रहे हो आप, तो क्या होगा, पहले बीसीसी आया, रूम टेम्परेचर बीसीसी होता है, दैट इज अल्फा आयरन। ठीक है, फिर 770 डिग्री के ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिसअपीयर होती है, ठीक है, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। फिर 910 के ऊपर आपका बीसीसी एफसीसी में बदल जाएगा, फिर आपका 1400 डिग्री के ऊपर एफसीसी बीसीसी में बदल जाएगा। ठीक है, अगेन बीसीसी में चेंज हो जाएगा, और फिर 1549 डिग्री के ऊपर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां फेज चेंज हुए वहां वहां क्या किया गया, उनको नाम दिया गया अल्फा, पहले यहाँ पर बीटा था, फिर गामा, और फिर डेल्टा, इस तरह नाम दिए गए थे जब साइंटिस्टों ने इस चीज को स्टडी किया था, आज से 150-200 साल पहले। ठीक है, लेकिन उस टाइम माइक्रोस्कोप्स नहीं थे। ठीक है, तो साइंटिस्ट को लगा कि यहाँ पर माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो बीटा वाला है माइक्रोस्ट्रक्चर कंसिडर कर लिया उन्होंने बाय मिस्टेक। लेकिन जब माइक्रोस्ट्रक्चर्स आए, सॉरी, जब माइक्रोस्कोप्स आए, तब उन्होंने देखा कि माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो उन्होंने इसको बीटा को बीच में से हटा दिया। ठीक है, तो अल्फा बीटा की हट गया, गामा और डेल्टा, तो ये यहाँ पर कोई माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन और डिसअपीयर हो रही है। समझ में आ गया, तो दैट इज नोन एज द एलाट्रॉप्स ऑफ ए आयरन, इसको एलाट्रॉप ऑफ आयरन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले सभी थे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, जहां जहां फेज चेंज हुए इस तरह नाम दिए गए थे, लेकिन बाद में बीटा को हटा दिया गया, तो दैट इज नोन एलाट्रॉप ऑफ ए आयरन। इज इट क्लियर? हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, मैं कह रहा था कि आपका कुछ